चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल की टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच नंबर 18 में शाम को 7:30 बजे से एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर खेलने उतरेंगी जहां पर खेलने से पहले दिल्ली की टीम भी अभी तक कुल टोटल 3 मुकाबले खेल चुकी है। 2 मुकाबले केवल जीती है और एक मुकाबला जो पिछला वाला था जो कि इनका जीता जिताया मैच था, लास्ट के 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए था, उसको भी ये टीम 1 रन से हार गई। और वहीं पर चेन्नई की बात करें तो इनके हालात तो काफी खराब रहे हैं, खास करके इनकी बॉलिंग की, जिसको कोई भी टीम आकर के धुआंधार तरीके से पीट रही है। और ये टीम इसी वजह से अपने 3 के तीनों मुकाबले हारी है। हालांकि जो इनकी बैटिंग है वो काफी शानदार दिखाई पड़ी है, जिसमें एक ऐड ऑन हो सकता है डेवाल्ड ब्रेविस के तौर पर। फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल अपडेट्स यही बताते हैं कि आज के इस मैच डेवाल्ड ब्रेविस तो कम से कम खेलते आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी एमएस धोनी, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट को पास कर लेते हैं तो वो भी आज के इसमें चेन्नई की तरफ से आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। तो आज के इस मैच के अंदर जो कि खेला जाएगा 11 अप्रैल 2026 को, जैसा मैंने आपको बताया कि चेन्नई के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन का एक मैच खेला जा चुका है। और वहां पर जो पिच हमने देखी थी वो काफी हद तक एक ऐसी बैटिंग पिच थी जहां पर काली मिट्टी का जो कंटेंट था उस पिच के अंदर वो 60% का था, जबकि लाल मिट्टी की जो कंटेंट था वो भी 40% का था। लेकिन जो काली मिट्टी का कंटेंट थोड़ा सा जो ज्यादा था उसकी वजह से, और पिच चूंकि काफी हद तक ड्राई भी थी, तो निश्चित तौर पर बीच के कुछ ओवर्स में, स्पेसिफिकली पहली इनिंग का जो मिडिल ओवर का फेज था, वहां पर जो स्लोअर बॉल्स थी वो बल्ले पर थोड़ा फंस करके आ रही थी, जिसको लेकर के जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं उन्होंने भी अपने बयान में क्लियरली बोला, जो कि इस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस का स्कोर खड़ा तो किया था, लेकिन वो भी काफी इनफ नहीं था। और वहां पर जहां पर एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके की शुरुआत चेन्नई की टीम ने करी थी, 230 240 का स्कोर भी ये टीम बना सकती थी, लेकिन 209 का ही स्कोर बना पाई, जिसका रीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद बताया कि स्लोअर बॉल्स जो वहां पर थी, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग वो ग्रिप करके बल्ले पर आ रही थी, और इस वजह से बीच में थोड़ा सा कोलैप्स भी हुआ और उतने रन ये टीम बना नहीं पाई। हालांकि सेकंड इनिंग के दौरान इसी पिच पर जब ड्यू आ गई, थोड़ी सी बहुत हल्की सी ड्यू आई थी, तो जो स्लोनेस थी पिच की वो पूरी तरह से खत्म हो गई और उसके बाद बैटिंग करना और आसान होता चला गया। वही एक रीजन बना कि पंजाब की टीम ने चेन्नई के 209 के स्कोर को भी बड़ी आसानी से चेज किया और 210 रन बना करके 5 विकेट पर और उस मैच को 5 विकेट से जीत लिया, जबकि 8 गेंदें बची हुई थी मैच के अंदर। यानी कि 230 240 का स्कोर भी बन जाता ना, तो भी काफी हद तक वो स्कोर उतना सेफ था नहीं। तो जिस तरीके की बैटिंग पिच हमने पिछले मुकाबले में देखी, जिसमें मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी का कंटेंट थोड़ा सा हाई था, लेकिन बैटिंग वहां पर इस वजह से भी थोड़ी सी ज्यादा इजी हो गई थी क्योंकि वहां पर ग्रास की ठीक ठाक लेयरिंग भी थी। तो आज के इस मैच में देखना यह बड़ा जरूरी होगा कि जो पिच मिलेगी खेलने के लिए, क्या वो पहले मैच वाली ही होगी, क्योंकि चेन्नई के इस मैदान पर लाल मिट्टी की पिचेस भी आपको देखने को मिलती है, मिक्स सॉइल की भी पिचेस देखने को मिलती है। तो किस पिच पर मैच खेला जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उसका जो भी नेचर होगा, क्योंकि अगर लाल मिट्टी की पिच हुई तो वहां पर पेस बाउंस और अच्छा होगा और बैटिंग कंडीशंस और बेहतर होती चली जाएगी। और चूंकि शाम को 7:30 बजे से मैच है, तो ड्यू का भी अपना एक इफेक्ट हो सकता है बाद में जाकर के, जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसकी वजह से। तो निश्चित तौर पर ये जो अपडेट्स होंगे वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने ही वाला हूं। हालांकि अगर आप चाहें तो बाकी के मैचेस के स्कोर कार्ड भी यहां पर आप देख सकते हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए थे, कुल टोटल 7 मुकाबले इसी मैदान पर। हालांकि उन मुकाबलों को मैं उतना वैल्यू देता नहीं, क्योंकि अलग अलग पिचेस पर मैचेस यहां पर होते हैं और काफी छोटी टीमें भी यहां पर मुकाबले खेली थी, लेकिन ये मैच काफी मोर देन इनफ है बेसिकली इस पिच को समझने के लिए, जहां पर टोटल जो 8 मुकाबले खेले गए हैं इस मैदान पर, उसमें 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, जिसमें स्पिन को टोटल केवल 30 विकेटें और तेज गेंदबाजों को भी केवल 48 विकेटें मिली, और ये नंबर्स बहुत ही कम है। और उसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्पिनर्स यहां पर सेकंड इनिंग में और पेसर्स यहां पर पहली इनिंग में डोमिनेट करते हैं। चूंकि अलग अलग तरीके के पिचेस यहां पर अब देखने को मिलने लगी हैं, बैटर्स यहां पर काफी हद तक हावी होते हैं पूरे मैच के दौरान। तो वो चीज जो आपको मैं कई बार बता चुका इसी वीडियो में अभी तक, कि लाल मिट्टी की पिच होगी, काली मिट्टी की पिच होगी या मिक्स सॉइल वाली पिच होगी, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो चीज आपको मैं फाइनल अपनी पिच इन्फॉर्मेशन जो पिच रिपोर्ट दूंगा टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, वहां पर आपको मैं बता दूंगा कि कैसी पिच है, उसका कैसा नेचर होने वाला है, और प्लस उसकी बेसिस पर जो मेरी अपनी टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख करके नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसको क्लिक करके जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए जो विजिटिंग टीम है दिल्ली की, उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में बेसिकली खेला था, कुल 12 प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से मुकेश कुमार और साथ ही साथ समीर रिजवी ऐसे 2 प्लेयर हैं जो एक दूसरे के जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। बाकी तो बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, और इनकी जो बॉलिंग है खास करके, जिसमें लुंगी एंगिडी जैसा एक कमाल का ऐसा बॉलर है जिसने एक ऐसी गेंद खोज निकाली है बेसिकली ड्वेन ब्रावो से सीख करके, जो कि इन्होंने खुद बताया था, जो कि ऐसी कमाल की स्लोअर वन होती है कि जिसको पकड़ पाना किसी भी बैटर के लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। और ये चीज हमने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा था और
अभी आईपीएल के अंदर भी देख रहे हैं। हालांकि उनको विकेटें उतनी नहीं मिली हैं जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन बॉलिंग काफी कमाल की करी है। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी, मुकेश कुमार ने टोटल चारों ओवर जो किए थे उसमें 3 ओवर तो पावर प्ले में ही कर दिए थे, 1 ओवर आकर के 20वां डेथ में किया था। एंगीडी भी आपको 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अक्षर पटेल भी बॉलिंग तो करी थी लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, 3 ओवर। बाकी कुलदीप यादव ने भी कुल टोटल 4 ओवर किए थे, लेकिन ये भी कुछ खास इफेक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे थे। नटराजन ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी, हालांकि बीच में इनकी थोड़ी सी पिटाई भी हो गई, लेकिन ये कम से कम तय है कि मिडिल ओवर और डेथ में आपको ये बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और विप्रेस निगम ने भी पिछले वाले मैच में 1 ओवर किया था जिसमें इनकी ठीक ठाक पिटाई हो गई थी। बाकी दिल्ली के ही प्लेयर्स के अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर रोक करके, क्योंकि इसको मैं लिखा हुआ पढ़ करके सुनाने की तो कोई खास जरूरत समझता नहीं, क्योंकि करियर के आंकड़े लगभग आप सभी के जानते तो नहीं होंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तो आप समझते ही होंगे। बहुत समय से टी20 क्रिकेट लोग फॉलो कर ही रहे हैं। बाकी दिल्ली के हर एक प्लेयर का रिसेंट फॉर्म कैसा रहा है पिछले 8-10 मैचेस में, और बेसिकली इस सीजन के अंदर जो 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें भी जो प्लेयर खेले हैं उनके, वो अब आपके सामने है। जिसमें अगर आप देखें तो केएल राहुल जो कि शुरुआती 2 मैचेस में तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, लेकिन पिछले मैच में कमाल की 92 रन की पारी खेल करके आउट हुए। और उसके अलावा प्रथम निशंका, ये भी जो पहले मैच में नहीं चले थे, दूसरे मैच में भी थोड़ी सी धीमी एक इनिंग थी इनकी, 44 रन बनाने में 30 गेंदें इन्होंने ले ली थी, लेकिन तीसरे मैच में ज्यादा बेटर दिखाई पड़े और 41 रन की एक शानदार पारी खेली। उसके अलावा नीतीश राणा जो कि अभी तक के तीनों मैचेस में सुपर फ्लॉप साबित हुए, लेकिन ये आज के इस मैच के एक बहुत ही बड़े ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। लेकिन उसमें देखना भी पड़ेगा कि क्या इनको दिल्ली की टीम आज की मैच खिलाती भी है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात तो पक्की है कि केएल राहुल और प्रथम निशंका 2 बहुत ही सेफ ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। और उसमें समीर रिजवी जो कि पहले 2 मैच में तो बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच जीत करके आए थे, लेकिन पिछले मैच में अगर आप जाकर के मेरी फैंटेसी टीम ने अगर आपने मेरी ली होगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि समीर रिजवी को मैंने लिया नहीं था। और ये चीज आपको मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था क्यों इनको मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। एक तो इनके साथ दिक्कत यह रहती है कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर आते हैं, और सब्स्टिट्यूट प्लेयर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग कंडीशन अगर बन जाए कि जिसमें बॉलर्स की ज्यादा जरूरत महसूस हो, तो जो कप्तान होता है वो बॉलर को लेकर के आता है। तो मैं इंपैक्ट प्लेयरों को उतना पिक करता नहीं अपनी टीम में अगर पूरी श्योरिटी ना हो तो, और इसी वजह से मैंने समीर रिजवी को पिछले मैच पे लिया भी नहीं था। और सामने जिस तरीके के बॉलर्स थे, खास करके राशिद खान जैसे बॉलर, और जो तेज गेंदबाजी थी उसको देखते हुए भी, और पिछले मैच पहली ही गेंद पर ये बोल्ड हो गए थे राशिद खान की गेंद पर। बाकी डेविड मिलर तो कमाल के फॉर्म में, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। 41 नाबाद और 21 नाबाद की 2 पारियां ये खेल चुके हैं। और पिछले मैच के अंदर ओपनर्स ने शुरुआत भले अच्छी दिला दी थी दिल्ली को, लेकिन मैच काफी हद तक फंस गया था। हालांकि डेविड मिलर ने आकर के कमाल के कुछ स्ट्रोक्स खेले और लगभग मैच जिता ही दिया था। आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थी, और वहीं पर एक ब्रेन फेड हुआ, और इन्होंने साबित भी कर दिया कि क्यों साउथ अफ्रीकन टीम मानी जाती है चोकर्स, जिसमें इनका भी काफी बड़ा हाथ रहा है हमेशा से। ये एक उसी एंड पर दिखाई पड़ते हैं जब इनकी टीम एक जीता हुआ मुकाबला हार जाती है, और वो पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स फॉर्म में तो ये भी है, लेकिन पिछले मैच में चले नहीं थे। बाकी अक्षर पटेल का फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है काफी बुरी तरह से, पिछले 3 मैच में केवल 2 विकेटें हैं, और विप्रेस निगम ने भी वो कुछ खास असर छोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन इस टीम के अंदर एंगीडी जिनके पिछले 3 मुकाबलों में 5 विकेटें हैं, एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन बन चुके हैं किसी भी टी20 मैच में, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी डोमेस्टिक हो, चाहे लीग के मैचेस हो, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कोई भी पिच हो, जिस तरीके की स्लोअर वंस कटर्स इनके पास अब है, जिसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है किसी भी बैटर के लिए, वो इन्होंने साबित कर दिया है कि ना सिर्फ एज ए प्लेयर, इवन आप इनको सीधे कप्तान भी बना सकते हैं। बाकी कुलदीप यादव ये थोड़ा सा निश्चित तौर पर ऑफ कलर दिखाई पड़े हैं, और पिछले मैच में जो 1 विकेट इनको मिल भी गया था, वो भी इनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, लो बाउंस की वजह से, जो कि शॉर्ट पिच गेंद पर इन्होंने बोल्ड किया था वहां पर सामने वाले बैटर को। बाकी नटराजन निश्चित तौर पर बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, विकेट इनको मिला नहीं, लेकिन ओवरऑल एक बेस्ट ऑप्शन है। यॉर्कर्स कमाल की कर रहे हैं, और मुकेश कुमार अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो इनको आप कैसे भूल सकते हैं। पिछले 2 मैचेस में लगातार 2-2 विकेट इन्होंने ले रखे हैं, और दोनों बार जब इन्होंने पहले बॉलिंग करी है तो वो असर इन्होंने दिखाया है। शुरुआत में अगर पिच के ऊपर थोड़ी सी घास हो तो उस पर ये ठीक ठाक स्विंग करा लेते हैं, और अंत में अगर जरूरत हो तो अच्छे खासे यॉर्कर्स भी करते हैं, और इस वजह से एक बड़े ही ओवरऑल यूटिलिटी बॉलर बन जाते हैं। तो कम से कम ये तीनों तेज गेंदबाज, और उसमें डेविड मिलर और बाकी दोनों ओपनर्स, ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शन दिल्ली के पास हैं जिनको स्ट्रेट अभी अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं अगर आप पूरी तरह से सेफ गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकें और नीतीश राणा को प्लेइंग इलेवन में खेलते देखें तो आप उनको पिक कर सकते हैं डेविड मिलर की जगह पर। उसका क्या रीजन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे 2 बड़े बड़े ऐसे ऑप्शन हैं जिनको ड्रॉप तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो काफी रिस्की होगा। तो क्या वो रिस्क वर्थ होगा या नहीं, उसी को समझने के लिए थोड़ा सा आगे चले और हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि दिल्ली की ये प्लेयर चेन्नई के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं। प्रथम निशंका तो फिलहाल चेन्नई के खिलाफ कभी नहीं खेले, लेकिन नीतीश राणा और केएल राहुल के आंकड़े कमाल के हैं, और स्पेसिफिकली नीतीश राणा के, जिनको लेकर के अभी कुछ पहले मैं बता भी रहा था आपको, और इसी वजह से इनको पिक करने को मैं सजेस्ट कर
भी रहा हूं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होगा। हालाँकि ये भी देखना पड़ेगा ये टीम में खेलेंगे भी या नहीं। तो निश्चित तौर पर आंकड़े तो काफ़ी अच्छे हैं, मिलर के भी काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े हैं। बाकी अक्षर पटेल के आंकड़े भी थोड़े से पुअर दिखाई पड़ते हैं। 19 मैच केवल 13 विकेटें हैं, 13 का ही बैटिंग एवरेज है। बाकी ट्रिस्टन स्टफ्स भी कभी चेन्नई के खिलाफ चले नहीं। विप्रेस निगम के जरूर एक मैच में 2 विकेटें हैं। कुलदीप भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं चेन्नई के खिलाफ। और बाकी एंगिडी के एक ही मैच में 3 विकेट है, नटराजन के 6 मैच में 10 विकेटें हैं और मुकेश कुमार के एक मैच में 4 विकेटें हैं। तो ये तो तीनों बॉलर हैं जिनके बारे में आपको मैं प्रीवियसली बता भी चुका हूं कि सीधे टीम में लेकर के जाना है। उन्होंने नंबर्स में भी काफी हद तक बढ़त हासिल करी है और बैटर्स भी काफी हद तक वही दिखाई पड़ रहे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपको मैं पीछे बता चुका हूं। अब उसके बाद आकर के वेन्यू के भी नंबर देखें कि चेन्नई के इस मैदान पर, जहां पर त्वथु निशंका तो नहीं खेले, लेकिन वहीं पर नीतीश राणा का 45 का बैटिंग एवरेज है, केएल राहुल का 36 का बैटिंग एवरेज है, समीर रिजवी और डेविड मिलर यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़े हैं, लेकिन अक्षर पटेल वो यहां पर काफी मजबूती से परफॉर्म करते रहे हैं। 7 मैच पर 9 विकेटें हैं और जैसे यहां पर पिचेस मिलती हैं निश्चित तौर पर इनकी बॉलिंग को सूट भी करेंगी। और बाकी ट्रिस्टन स्टफ्स भी यहां पर थोड़े से कमजोरी दिखाई पड़े। बाकी विप्रेस निगम ने इसी मैदान पर चेन्नई के ही खिलाफ एक मैच खेल करके 2 विकेट लिया था। कुलदीप यहां पर भी नहीं चले। बाकी नटराजन के 9 मैच में यहां पर भी आंकड़े कमजोर हैं, 6 ही विकेटें हैं। मुकेश कुमार के एक मैच में 1 विकेट है। तो निश्चित तौर पर जो सेफ ऑप्शंस हैं जिसमें से केएल राहुल हो गए और साथ ही साथ यहां पर अगर आप नीचे आए बॉलिंग में खास करके एंगिडी, नटराजन, इनको तो निश्चित तौर पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप करो। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो मुकेश कुमार को जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन वहीं सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो मेरा सजेशन होगा कि आप कुलदीप यादव के साथ भी जा सकते हैं या विप्रेस निगम में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अक्षर पटेल को अभी भी मैं ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकता। जिस तरीके की ये प्लेयर हैं जो कि बैटिंग भी और कई बार तो अपने आप को प्रमोट भी कर लेंगे, कप्तान है टीम के, तो निश्चित तौर पर इस वजह से इनको ड्रॉप करना बहुत ही रिस्की होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नीचे से 2 बॉलर तो पक्के हैं, बाकी 3 में से किन्हीं 2 को लेकर के जाना ही जाना है। बाकी 3 में से किसी एक को तो लेकर के जाना ही है। तो 3 बॉलर तो काफी हद तक फिक्स हो गए और बाकी अक्षर पटेल और केएल राहुल भी टीम में आ जाते हैं। तो इन 5 प्लेयरों के अलावा एक ऑप्शन आपके पास प्रथम निशंका का है, एक है नीतीश राणा का। दोनों में से आप किसी को भी लेकर के जा सकते हैं। इवन डेविड मिलर भी एक है। अब किसको लेकर के जाएंगे ये आप पर डिपेंड करेगा। नंबर्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं, कौन सेफ होगा कौन डिफरेंशियल होगा वो भी बता दिया है। अब उसके बाद आकर के दिल्ली के प्लेयर्स का प्लेयर बैटल देखें सामने चेन्नई के बॉलर्स के खिलाफ, तो खलील अहमद का नाम आपको केएल राहुल के खिलाफ भी, समीर रिजवी के खिलाफ भी दिखाई पड़ेगा और नीतीश राणा भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर थोड़ा सा फंसते हैं। हालांकि खलील के नंबर्स रिसेंट फॉर्म ऐसा जैसा इनका है, मुझे लगता है कि हो सकता है इनको टीम से बाहर भी बैठा दे, लेकिन अगर खेलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा यूटिलिटी ऑप्शन बन जाएंगे। खलील अहमद की बात कर रहा हूं। बाकी नीतीश राणा लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। और उसके बाद के जो बैटर्स हैं, चाहे वो डेविड मिलर हो, चाहे वो ट्रिस्टन स्टफ्स हो, चाहे अक्षर पटेल हो, इनके भी नंबर अगर आप देखें तो एक तो जेमी ओवरटन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, ये 2 ऑप्शंस काफी निश्चित तौर पर एविडेंट तौर पर दिखाई पड़ते हैं इनके खिलाफ, जिसमें खलील आपको शुरू में दिखाई पड़ रहे थे। और निश्चित तौर पर यह क्लियर तो हो रहा है कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी थोड़ा परेशान करती है। बाकी जेमी ओवरटन यूटिलिटी वाइज बेस्ट हो सकते हैं और काफी हद तक जो आपको स्पिन बॉलर हैं जिसमें स्पेसिफिकली लेग स्पिनर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि जब सामने अगर आप आते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी काम करती है दिल्ली के बैटर्स के खिलाफ, लेकिन जब सामने आप आते हैं चेन्नई की टीम को देखते हैं तो इनके पास कोई एक तो लेग स्पिन का ऑप्शन है नहीं। हालांकि हैं जो बेंच पर है, मुझे लगता नहीं कि उनको खिलाएंगे लोग। लेफ्ट आर्म चैनलमैन का जरूर है नूर अहमद का, जो कि रिसेंट टाइम में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लास्ट के 8 मैचेस इनमें इनके विकेट शायद है ही नहीं। लास्ट के 10 मैचेस में केवल 4 विकेट है और इस आईपीएल में 3 मैच खेल करके एक भी विकेट नहीं और जम के पिटाई भी हुई है इनकी। और बाकी जो ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर है वो तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे, जिसमें आए डाउन हो सकते हैं डेवाल्ड ब्रेविस। और हालात तो ऐसे है ना कि मुश्किल से 3 प्लेयर फॉरेन के खिलाफ आ रहे हैं अपने प्लेइंग 11 के अंदर, तो देखना पड़ेगा कि डेवाल्ड ब्रेविस आते हैं या नहीं। और अगर वो आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी फॉरेन प्लेयर खास करके तो नूर अहमद की जगह पर, या तो अगर चौथे प्लेयर के तौर पर सीधे आते हैं तो कार्तिक शर्मा एक निश्चित तौर पर वही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिनको ये टीम ड्रॉप करेगी और उनके जगह पर डेवाल्ड ब्रेविस को खिला लेगी। तो ये देखना पड़ेगा। बाकी निश्चित तौर पर एक ऑप्शन एमएस धोनी का भी है जो कि खेलते हुए दिखाई पड़ सकता है अगर वो अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन वो खेले ना खेलने कुछ खास उसका असर हमारे टीम में तो पड़ेगा नहीं। बाकी ओवर जो हुई थे पिछले वाले मैच में चेन्नई की बॉलर्स की तरफ से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें ओवरऑल कहेंगे यही कि अंशुल कंबोज, मैट हेनरी और खलील अहमद जैसे 3 ऑप्शन इस टीम के पास हैं, प्लस जेमी ओवरटन। हालांकि बाकी जो तीनों नाम है वो आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। जेमी ओवरटन को मिडिल में और कम से कम 2 ओवर डेथ का करते दिखाई पड़ेंगे। शिवम दुबे भी पिछले मैच बॉलिंग कर गए थे, नूर अहमद भी 4 ओवर कर गए थे। बाकी करियर के आंकड़े आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और उसके बाद रिसेंट फॉर्म, और ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि चेन्नई की टीम अपने 3 के तीनों मैचेस हारी है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन रहा है इनकी बॉलिंग। और उसको अगर आप देखें तो खलील अहमद को अभी तक 3 मैच में कोई विकेट नहीं मिला है। राहुल चहर की भी एक मैच में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। बाकी नूर अहमद के 3 मैच में कोई विकेट नहीं मिला है। मैट हेनरी
के 3 में से केवल 2 विकेट है और इनकी भी जम के पिटाई हुई है। और उसके बाद आते हैं अंशुल कंबोज, पिटाई तो इनकी भी हुई है लेकिन ये विकेट निकालने में कम से कम कामयाब रहे हैं और अभी तक के 3 मैचेस में 5 विकेट भी निकाल चुके हैं। पिछले मैच में 19 नाबाद की पारी भी खेल गए हैं। और उसके बाद आते हैं जेमी ओवरटन, 2 मैच में इनको भी केवल 1 विकेट मिला है लेकिन अपनी बैटिंग से इन्होंने निश्चित तौर पर अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाए हैं। 3743 रन की 2 पारी खेल करके। बाकी प्रशांत वीर, अब इनसे ये लोग बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हमको कुछ नहीं पता। इसके पहले अगर आप टूर्नामेंट के पहले का रिसेंट फॉर्म देखा तो ऑलराउंडर कमाल के फॉर्म में थे और पिछले मैच भी 43 रन की एक अच्छी पारी खेली तो एक बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी शिवम दुबे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको मैं सीधे सीधे कहूंगा। हालांकि नंबर्स इनके भी देखें तो बहुत ज्यादा कमाल के नहीं है लेकिन फिर भी बैटिंग में सबसे बेहतर फॉर्म में एक तो ये दिखाई पड़े हैं और एक सरफराज खान जो कि निश्चित तौर पर कमाल की हाफ सेंचुरी पिछले मैच में लगा करके आए हैं। बाकी कोई भी बैटर, जिसमें आयुष महात्रा ने जरूर एक 73 रन की शानदार पारी खेली थी इसी मैदान पर, उसके अलावा निश्चित तौर पर ये लोग फ्लॉप साबित हुए हैं। तो बॉलिंग जो कि इनकी काफी कमजोर है, बैटिंग जो कि फिर भी काफी बेहतर कर रही है। तीनों अभी तक के जो मैचेस इन लोगों ने खेले हैं 200 प्लस का स्कोर तो ये लोग इजीली फिर भी खड़ा कर पा रहे लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे और निश्चित तौर पर 200 प्लस का स्कोर काफी बार ये लोग दे रहे हैं सामने वाली टीम को अपनी बॉलिंग के द्वारा, तो वो एक इनकी दिक्कत रही है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें, इसमें संजू सैमसन का बैटिंग एवरेज 36 का है, दिल्ली के खिलाफ बाकी ऋतुराज गायकवाड़ का भी 27 का है, वहीं पर सरफराज खान के 2 मैच में 51 रन है। शिवम दुबे दिल्ली के खिलाफ बहुत ही खराब खेले हैं और उसके बाद नूर अहमद के आंकड़े भी काफी खराब है लेकिन नंबर्स खलील के काफी शानदार हैं 6 मैच में 10 विकेटों के साथ। और बाकी प्लेयरों के आंकड़े भी देखेंगे तो उतने बेहतरीन तो नहीं है किसी के कि उसके दम पर आप किसी को पिक कर पाएं और खास करके उस प्लेयर को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें तो इस मैदान पर संजू सैमसन के आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब हैं। लास्ट मैच भी जब यहाँ पर खेले थे इसी सीजन में जल्दी आउट हो गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ के 19 मैच बैटिंग एवरेज 49 है लेकिन ये भी इस सीजन में नहीं चले। बाकी आयुष महात्रे, सरफराज खान के नंबर इस मैदान पर काफी बढ़िया है जो कि इन्होंने दिखाया इस सीजन के अंदर भी। बाकी शिवम दुबे के भी नंबर इस मैदान पर काफी बेहतर है और बॉलर्स में नूर अहमद के, मैट हेनरी के, खलील अहमद के, इवन अंशुल कंबोज के भी नंबर ठीक ठाक हैं लेकिन वो अभी तक बिल्कुल देखने को नहीं मिला इस सीजन में। तो एक बात तो काफी हद तक पक्की है कि परफॉर्मेंस खास करके बॉलर्स की चेन्नई की तरफ से वो काफी खराब रही है लेकिन बैटर्स जो है वो मिडिल ऑर्डर के खास करके जो कि ऑलराउंडर्स भी हैं उन्होंने कमाल किया है और 200 प्लस का स्कोर काफी हद तक एक एविडेंट निश्चित तौर पर बना दिया अपनी टीम के लिए। और उसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल देखें तो लुंगी एंगिडी का नाम तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये अक्षर पटेल का भी दिखाई पड़ेगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी इस टीम के बैटर्स के खिलाफ काम आते हैं जो कि नटराजन है सामने की टीम में और अक्षर पटेल जैसा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेग स्पिन बॉलर इस टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी तो रहेगी ही और एंगिडी तो एक ऐसे नाम बन चुके हैं जो कि अगर टीम में हैं तो कतई आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो प्लेयर बैटल के सारे आंकड़े आपके सामने हैं, वीडियो को रोक करके 1 बाय 1 देख लीजिएगा। और निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर है कि जो बॉलिंग चेन्नई की कमजोरी है वही बॉलिंग दिल्ली की मजबूती है। उनके पास बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग तो चेन्नई के पास भी अभी तक बेहतर काम कर रही है। तो ओवरऑल दिल्ली की ही टीम यहाँ पर काफी हद तक अपर हैंड लेकर के जा रही है लेकिन उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कैसी पिच है और किसकी सेकंड बैटिंग होगी। काफी हद तक सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में। तो उसकी बेसिस पर जो भी पिच रिपोर्ट होगा, जो भी मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, तो जाकर के इसको ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो इससे ईजी आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं इन्फॉर्मेशन के जिसके दम पर अपनी टीम में बना पाएं, तो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।